हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट के 3 वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कुछ पार्ट को कवर कर लिया है और अब तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने सोइंग का प्रोसेस पढ़ लिया था अच्छे से। और मैन्योर क्या होती है, मैन्योरिंग किसे बोलते हैं, प्लांट्स को मैन्योर की क्या ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है। और अब उसके आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे कि मैन्योर को प्लांट्स में डालने से और एक्स्ट्रा फ़ायदे क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो पढ़ना भी सीख जाएँ और चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन होने की वजह से समझ में भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.2 को। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। कह रहा है कुछ मूंग या ग्राम मतलब चना के सीड्स लेने हैं आपको और उनको जर्मिनेट करना। जर्मिनेट मतलब उगाने की कोशिश करना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स आउट ऑफ दीज। और जब आपने कुछ मूंग या ग्राम के सीड्स जर्मिनेट किए होंगे तो उनसे स्मॉल प्लांट्स निकल आए होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको 3 इक्वल साइज्ड के प्लांट्स लेने हैं उनमें से, है ना। बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, मान लीजिए आपने 10 या 12 प्लांट्स ग्रो करा लिए, ठीक है। उनमें से आपको 3 ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन करना है या वेरी स्मॉल प्लांट्स का सिलेक्शन करना है जिनकी हाइट लगभग इक्वल हो। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क देम ए बी एंड सी। अब आपको 3 एक ही साइज के वेसल बर्तन लेने हैं और उनमें आपको ए बी सी और लिख देना है जिससे पहचान हो सके सभी ग्लासेस की। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। अब आपको करना क्या है कि जो पहले ग्लास में आपको मिट्टी डालनी है उसमें थोड़ा सा काउ डंग का मैन्योर डाल देना है, मतलब है गाय के गोबर की खाद उसमें डाल देनी है। किसमें? जो आपने ग्लास ए लिया था उसमें ऐसा आपको करना है। फिर इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया। जो दूसरा ग्लास था ग्लास बी, उसमें आपको थोड़ा सा यूरिया मिक्स कर देना है सॉइल में और तब वहाँ उसमें प्लांट्स को लगाना है। करना क्या था, तो पहले ग्लास में स्टूडेंट्स आप लोगों को एक प्लांट लेना है और उसमें सॉइल ऐसी डालनी है जिसमें गाय का गोबर मिला हुआ है, उसमें प्लांट्स लगा देना है। दूसरा जो ग्लास लेना है उसमें भी कुछ मिट्टी डालनी है लेकिन उसमें थोड़ा सा यूरिया मिला के डालना है। फिर क्या होगा, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। और जो तीसरा वाला ग्लास है जिसको ग्लास सी बोलेंगे, उसमें आपको ना कोई मैन्योर डालना है ना कोई फर्टिलाइज़र डालना है, आपको केवल ऐसे ही उसमें मिट्टी डाल के उसको रख देनी है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। उसने बताया कि इसके बाद आपको उन ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा सा वाटर डाल देना है और उनमें प्लांट्स लगा देना है, ठीक है। पूरा प्रोसेस आप फिर से समझिए। आपको 3 ग्लासेस लेने हैं, तीनों ग्लासेस में जो पहले में मिट्टी डालनी है उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर मिला देना है, दूसरे में जो मिट्टी डालनी है उसमें थोड़ा सा यूरिया डाल देना है, तीसरा ग्लास जो सी है उसमें केवल मिट्टी डाल देनी है, कुछ भी नहीं मिलाना। अब तीनों में सेम साइज वाले एक एक प्लांट को लगा देना है। फिर कह रहा है कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। कह रहा है अब उनको किसी सेफ जगह पर रख देना है और उनमें डेली वाटर डालते जाना है। आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व दियर ग्रोथ। कह रहा है 7 या 10 डेज तक आपको उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है, देखते जाना है कौन सा प्लांट कितना ग्रो कर रहा है। ये देखिए, ये ए ग्लास है, ये बी ग्लास और ये सी ग्लास है ना। ऐसे ही आप लोगों को तैयार करना है, एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। कह रहा है डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, विच ग्लास showed better growth of plants, in which glass was the growth fastest। कह रहा है क्या सभी ग्लासेस में प्लांट्स की ग्रोथ इक्वली हुई है? क्या 7 से 8 डेज के बीच में सभी प्लांट्स इक्वल हाइट तक ग्रो किए हैं? या आपसे और पूछ रहा है वो कि कौन से ग्लास में प्लांट्स फास्टेस्ट ग्रो हुआ है, सबसे तेज़ी से ग्रो हुआ है ना। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कैसे आते हैं प्लांट्स, कौन सा प्लांट्स या किस ग्लास का प्लांट्स ग्रो करता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे। कह रहा है फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ से आप लोग स्टूडेंट अंडरलाइन करिएगा, फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है एग्जाम में। कह रहा है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब मैन्योर पढ़ा था तो मैन्योर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल के जो वेस्ट्स होते हैं उनको एक पिट में डाल दिया जाता है, गड्ढे में डाल के उनको डिकम्पोज कराया जाता है, उससे मैन्योर प्रिपेयर होता है, ठीक है। और वो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या है, तो फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर रिच, जो
रिच होते हैं किसमें, इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट में। जैसे नाइट्रोजन के लिए दूसरा फर्टिलाइज़र आता है, ठीक है, और जो प्लांट्स के लिए दूसरे दूसरे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं उनके लिए स्पेशल फर्टिलाइज़र आते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी के लिए अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं ना, तो वैसे ही प्लांट्स को अगर नाइट्रोजन चाहिए तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स आते हैं। तो कहने का मतलब है फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक स्पेशल या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, तो कह रहा है ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये मैन्योर से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो कह रहा है फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है, कह रहे जो फर्टिलाइजर्स है उनको फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। कहने का मतलब है अगर आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों की ज़रूरत है सॉइल में, तब आपको NPK मिलाना पड़ेगा। फॉस्फेट का मतलब है जब आपको फॉस्फेरस की ज़रूरत है तो सॉइल में सुपर फॉस्फेट मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद कह रहा है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। कह रहा है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर्स ने फार्मर्स की बहुत हेल्प करी है क्रॉप्स को अच्छा ग्रो कराने में। कौन कौन से क्रॉप्स को, जैसे व्हीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र सॉइल में यूज़ कर लिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, तो वहाँ की जो सॉइल है कम फर्टाइल हो पाएगी, मतलब उसकी पावर कम हो जाएगी, वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत कम हो पाएगा। फिर कह रहा है फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और इसके साथ साथ अब इसका नुकसान भी है भाई, जिस चीज़ का फ़ायदा है उसका नुकसान भी तो है। तो कह रहा है जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर पोल्यूशन का कारण भी बनते हैं, या फर्टिलाइजर्स की यूज़ की वजह से वाटर पोल्यूट भी हो जाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। कह रहा है इसीलिए क्योंकि फर्टिलाइजर्स हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो अब अगर फर्टिलाइजर्स हार्मफुल भी हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो कह रहा है अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है तो हमें सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए फर्टिलाइजर्स को बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमें फर्टिलाइजर्स की जगह पे ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। क्या होता है ऑर्गेनिक मैन्योर स्टूडेंट्स, तो वो होता है प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट, क्योंकि वो ही एक ऐसा आप कह सकते हैं सब्सटेंस है जो प्लांट्स के लिए यूज़फुल है और उससे किसी भी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। और अगर मैन्योर की कमी है या आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो उसने बताया स्टूडेंट सोल्यूशन, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड। तो उसने कहा है फील्ड को अनकल्टिवेटेड रख दीजिए, फैलो रख दीजिए इन बिटवीन टू क्रॉप्स। इसका मतलब होता है कि जब आपको दो क्रॉप बोनी है या टू क्रॉप्स कल्टीवेट करनी है तो उनके बीच में आपको थोड़ा सा गैप देना होगा। कहने का मतलब जैसे कोई क्रॉप आपने अभी बोई थी, उसको आपने काट दिया तो कुछ दिन खेत को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, उसे कुछ मत बोइए, ठीक है। फिर जब एक आध महीने 2 महीने बीत जाएं तो फिर उसके बाद कोई दूसरी क्रॉप बो दीजिए। मतलब कंटिन्यू आपको फील्ड में कुछ ना कुछ बोते ही नहीं रहना, उसको कुछ समय के लिए आपको खुला भी छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिमेनिंग कैपेसिटी। कह रहा है ये मैन्योर का सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है स्टूडेंट्स, तो कह रहा है द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। कह रहा है जो मैन्योर का यूज़ है, ये जो खाद थी गोबर की या प्लांट्स के वेस्ट की, एनिमल के वेस्ट की, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है और इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है इसको भी इम्प्रूव करती है। कहने का मतलब है अगर मैन्योर मिला दी जाएगी तो सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाएगी और सॉइल में पानी रुकने लगेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सॉइल में पानी रुक नहीं रहा, पूरा बह जा रहा है, तो प्लांट्स के लिए जो यूज़फुल वाटर है वो रुक नहीं पाएगा और प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। कह रहा है मैन्योर ऐड करने से इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। कह रहा अगर फील्ड में मैन्योर डाली जाती है तो ऐसा करने से सॉइल में जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा उसने एक और तरीका बता दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे
और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, तो उसने एक और हमें रास्ता बताया क्या, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि सॉइल में फर्टिलिटी बनी रहे तो आप एक और प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि अब ये क्रॉप रोटेशन क्या है, तो आगे पढ़ते हैं, अभी पता चलेगा। लिखा हुआ है दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। ये कह रहा है कि आप फील्ड में केवल एक ही तरह की क्रॉप ना बोते रहिए, क्रॉप को बदल बदल के बोते रहिए। जैसे पहले वीट ग्रो कर लिया, फिर पैडी आ गया, फिर मेज़ हो गया, फिर कभी सब्जियां भी लगा दी उसमें, फिर कुछ समय के लिए खुला भी छोड़ दिया। वैसे क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि क्रॉप को आपको बदल बदल के बोना है। केवल ये नहीं कि आप केवल गेहूं ही बो रहे हो खेत में, ऐसा नहीं करना। कभी गेहूं हो गया, कभी बाजरा हो गया, कभी मेज़ हो गया, है ना, कभी वेजिटेबल्स हो गई, है ना। तो इस तरीके से आपको क्रॉप रोटेशन फॉलो करना है। फिर कह रहा है दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। इसने बताया कि पहले जो नॉर्दर्न इंडिया के फार्मर्स थे वो लेग्यूम्स और फॉडर को ग्रो कराया करते थे एक सीज़न में, और वीट को ग्रो कराते थे नेक्स्ट सीज़न में। लेग्यूम्स मतलब होता है स्टूडेंट्स फलीदार पौधे, जैसे मटर वगैरह हो गया, और फॉडर का मतलब होता है पशुओं का चारा, जो एनिमल्स के लिए चारे का यूज़ किया जाता है, जो एनिमल्स के लिए चारा डाला जाता है उसको बोलते हैं फॉडर। तो कह रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया के जो फार्मर्स थे वो पहले कभी अपनी फील्ड में लेग्यूम्स या फॉडर ग्रो कराते थे और कभी उसके नेक्स्ट सीजन में वीट ग्रो कराते थे। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। और ऐसा करने से, कैसा करने से भाई, कि अगर पहले उन्होंने फॉडर या लेग्यूम्स बो लिया, अगले सीजन में गेहूं बो लिया, तो ऐसा करने से सॉइल में नाइट्रोजन प्रॉपर बनी रहती थी, नाइट्रोजन की कमी नहीं होती थी। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और फार्मर्स को इनकरेज किया जाता है, उत्साहित किया जाता है कि जिससे वो भी ऐसी प्रैक्टिस करें। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, जिसमें उसने बताया इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। उसने कहा आपने पिछली क्लासेस में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। कौन से बैक्टीरिया के बारे में भाई? राइजोबियम। फिर कह रहा है दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो कह रहा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे मटर वगैरह हो गया, इनके रूट्स के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। जब आप डायग्राम इसका देखेंगे रूट्स का, तो रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, स्मॉल से ही गांठें होती हैं वो, है ना। तो नोड्यूल्स में क्या पाया जाता है भाई? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। ये करता क्या है? दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, जिसका यूज़ प्लांट्स कर लेते हैं और नाइट्रोजन की कमी उनको नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब पढ़ते हैं जल्दी से डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। लेकिन याद रखिएगा कि प्लांट्स के रूट्स में, या जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, उनके रूट्स के नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम करता क्या है? तो ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट्स उसका यूज़ कर पाते हैं। इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस क्या है पढ़ते हैं जल्दी से। तो ये फर्टिलाइजर में है, और फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। कह रहे हैं जो फर्टिलाइजर ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जबकि मैन्योर क्या है भाई? तो कह रहे हैं मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। कह रहे हैं जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट्स के रेजिड्यू के डिकम्पोजिशन से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं फर्टिलाइज़र पे। उसने बताया अ फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र्स जो होती हैं वो फैक्ट्रीज में बनती हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जबकि जो मैन्योर है उसको फील्ड में तैयार कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। क्या जो फर्टिलाइज़र है ये सॉइल में एक भी ह्यूमस पैदा नहीं करती है या नींव देती है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। कह रहा है जो मैन्योर है ये सॉइल में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमस प्रोवाइड कराती है। फिर फर्टिलाइजर्स में कह रहा है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम।
कह रहे जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया या पोटेशियम हो गया। अब मैन्योर में आता है, मैन्योर में कह रहा है मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है जो मैन्योर होता है ये प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के मामले में थोड़ा सा कम रिच होता है, मतलब इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मैन्योर ज़्यादा यूज़फुल होती है प्लांट्स के लिए। अब कह रहे हैं स्टूडेंट्स टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फिर है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैन्योर के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, दिस इज़ बिकॉज कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है जो काउ डंग वगैरह से बनती है, काउ डंग हो गया, बेफेलो डंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लांट्स का वेस्ट हो गया, इससे जो मैन्योर तैयार होती है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं और वो फर्टिलाइजर से बेटर होती है। ऐसा इसलिए है, क्यों? ये पहले पॉइंट पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कह रहा है जो मैन्योर होते हैं ये सॉइल की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। कह रहा है ये सॉइल को पोरस कर देते हैं। पोरस मतलब स्मॉल स्मॉल उसमें होल्स रहते हैं जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज आसान हो जाता है और प्लांट्स भी ब्रीद कर पाते हैं। प्लांट्स की ब्रीदिंग के बारे में हम लोगों ने वीडियो 2 में स्टडी कर लिया था। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का फिर से देख लें। फिर कह रहा है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और मैन्योर डालने से जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती रहती है जिसकी वजह से सॉइल में फर्टिलिटी भी बनी रहती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये मैन्योर जो है सॉइल की क्वालिटी को भी सुधारती है। ओके तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए डीआरएस क्लासेस के साथ में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।